बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लुइस बेनेट पे। आज की इस वीडियो में हम लोग लुइस बेनेट के बारे में जानेंगे, इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, साथ ही साथ इनके जो वर्क्स हैं उन पे देखेंगे कि इन्होंने अपने वर्क्स में कौन कौन से थीम्स को एक्सप्लोर किया, इनके राइटिंग स्टाइल्स को और उनके कुछ मेजर वर्क्स को भी देखेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन टू मिस लुइस बेनेट। ये पैदा हुई थी किंगस्टन जमैका में इन 1919 में और इनकी डेथ हुई है 2006 में। ये मल्टी टैलेंटेड इंसान थी, सिंगर भी थी, एक्टर भी थी, पोइट भी थी, एंटरटेनर भी थी और टीवी पर्सनैलिटी भी थी। और इनका एक बहुत बड़ा रोल है जमैकन पीपल में पोइट्री को पॉपुलर करने के लिए। आज के जो लोग हैं वो इनको एज़ अ पोएट जो है वो याद रखते हैं, और जिन्होंने ये प्रूव किया कि जमैकन डायलेक्ट या फिर क्रियोल अगर हम लोग उसको बोल लें, उस डायलेक्ट में पोएट्री लिखने से भी पोएट्री इफ़ेक्टिव हो सकती है। क्योंकि इन्होंने अपनी सारी पोएट्री में जमैकन डायलेक्ट को ही यूज़ किया है, तो इसीलिए इन्होंने ये प्रूव किया है कि जमैकन डायलेक्ट में अगर लिखी जाए पोएट्री तो वो भी इफ़ेक्टिव हो सकती है। इन्होंने यंग एज से लिखना स्टार्ट किया और इन्होंने अपनी ही ज़ुबान में लिखने को तरजीह दी। क्यों? क्योंकि वो जान चुकी थीं कि उनकी जो ओरल ट्रेडिशन है उसकी क्या वैल्यू है, जिसमें कि प्रोवर्ब्स आते हैं, फ़ोल्क सॉन्ग्स आते हैं और रिडल्स वगैरह आते हैं। यानी कि वो अपनी ओरल ट्रेडिशन को जान चुकी थी, उनको उसको पहचान चुकी थी कि इसकी कितनी वैल्यू है। इसीलिए उन्होंने अपनी ही ज़ुबान में लिखने का फ़ैसला किया। इनका ये मानना था कि जो ओरल कल्चर है, ये जो है एक फाउंडेशन हो सकती है एक न्यू पार्ट टाइप की पोएट्री के लिए। इनकी फर्स्ट बुक जमैका डायलेक्ट वर्सेस ये पब्लिश हुई थी 1942 में। इन 1945 इन्होंने एक्टिंग के लिए एक स्कॉलरशिप जो है ये इनको मिली, कहाँ पे? रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट इन लंदन। और ये पहली ब्लैक पर्सन थी जिनकी इनरोलमेंट हुई इस अकेडमी में। स्टडी के साथ-साथ ये बीबीसी रेडियो पे एक इनका शो था, वो ये होस्ट करती थी, कैरिबियन कार्निवल, ये उसको होस्ट करती थी। अपनी ग्रेजुएशन के बाद 1947 में ये वापस जो है वो जमाइका आ गईं और उसके बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी इनको हुई अपना काम तलाश करने के लिए। उसके बाद ये लंदन वापस चली गईं 1950 में और इन्होंने एक बीबीसी शो होस्ट किया वहाँ पे, वेस्ट इंडियन गेस्ट नाइट, और बहुत सारी थिएटर कंपनीज़ में इन्होंने परफ़ॉर्म भी किया। 1953 में ये न्यूयॉर्क सिटी चली गईं, वहाँ पे ये अपने एक दोस्त एरिक कॉवर्ले के साथ इनका दोबारा से रिकनेक्शन हुआ। वहाँ पे इन्होंने काम किया एक म्यूज़िकल प्रोडक्शन के लिए, जिसका नाम था डे इन जमैका। ये जो था, ये एक म्यूज़िकल शो था जो कि न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क में भी इसको परफ़ॉर्म किया जाता था। उसके बाद 1954 में 30 मई को इनकी शादी हुई एरिक कॉवर्ले के साथ और उसके बाद ये जमैका वापस आ गईं। जमैका वापस आने के बाद इन्होंने दोबारा से जमैकियन फ़ोल्कलोर के बारे में स्टडी करना शुरू की फ्रेंड्स कॉलेज में, और जमैका सोशल वेलफेयर कमीशंस के साथ इन्होंने 4 साल काम भी किया। थ्रू आउट हर करियर इन्होंने अब डीपली जो है वो प्रमोट किया है जमैकियन कल्चर को और उनकी फ़ोल्कलोर को। उसके बाद इनकी राइटिंग स्टाइल की तरफ आते हैं। लुइस बेनेट को गॉड मदर माना जाता है परफॉर्मेंस पोएट्री की, और इनको चैंपियन भी माना जाता है डायलेक्ट वर्स का। डायलेक्ट वर्स से क्या मुराद है कि इन्होंने अपनी ज़ुबान में पोएट्री लिखी, यानी कि इन्होंने अपनी ज़ुबान में पोएट्री को प्रमोट किया। और इन्होंने जो पोएट्री क्रिएट की उसकी हम लोगों को जो रूट मिलती है वो मिलती है म्यूज़िकल एंड कल्चरल ट्रेडिशन से, जिसको कि मेंटो का नाम दिया जाता है। मेंटो जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था जमैका में, जबकि बाद में 1950s में अमेरिकन रिदम और ब्लूज़ जब तक नहीं आ गए तब तक वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। ये जो था ये वेडिंग्स वगैरह में परफ़ॉर्म किया जाता था, एक कंट्री डांस था एक हिसाब से, और साथ में सोशल इवेंट्स वगैरह पे इसको परफ़ॉर्म किया जाता था। और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह का यूज़ होता था उसमें बांजो, बोंगो ड्रम और गिटार वगैरह आ जाते हैं, साथ में थंब पियानो। ये जो सारे हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूज़ किए जाते थे। मेंटो जो है ये एक डांस म्यूज़िक है एक हिसाब से, जो कि ओरिजिनली कंट्री साइड में ज़्यादा जो था ये परफ़ॉर्म किया जाता था। बाद में इसको टूरिस्ट के लिए भी परफ़ॉर्म किया जाने लगा और किंगस्टन सिटी में भी इसको परफ़ॉर्म किया जाने लगा। जो मेंटो सॉन्ग्स होते थे, इसमें किस बारे में बात की जाती थी? डेली स्ट्रगल्स के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, और जमैकियन जो पीपल हैं, उनके जॉयज़ के बारे में बात की जाती थी। ये हमेशा एक ह्यूमरस वे में और एक लाइट हार्टेड वे में इसको परफ़ॉर्म किया जाता था और इसको बहुत पॉज़िटिवली परफ़ॉर्म किया जाता था। मिस लुइस की जो पोएट्री थी, ये इसी को रिफ्लेक्ट करती है, मेंटो ट्रेडिशन को, क्योंकि इन्होंने भी अपनी पोएट्री में ह्यूमर का यूज़ किया है और वो इसमें ह्यूमरस एस्पेक्ट्स वगैरह को हाइलाइट करते हैं, जिसमें कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस वगैरह ऐड हैं। अपनी पोएम में एक कैरेक्टर मिस मैटे, इनका ये नाम हमेशा लाज़मी यूज़ किया करती थी अपने मेंटो सॉन्ग्स में। इनकी हर पोएम में तकरीबन हमें इनका नाम मिलेगा। ये जो मिस मैटे है, ये रिप्रेज़ेंट करती हैं टिपिकली जमैकन जो वुमन हैं उनको, एंगेजिंग इन लोकल गॉसिप्स और लैब्रिश, जो कि ऑल टाइम जो है वो लोकल गॉसिप्स वगैरह में एंगेज रहती हैं, और दूसरी तरफ हेल्प्स कन्वे द एवरीडे चैलेंजेस ऑफ जमैकियंस, यानी कि जमैकियंस के जो भी लोग हैं उनको किन-किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उनके बारे में ये अपनी पोएम्स वगैरह में बताती हैं। मज़ीद अगर आगे बात करें तो
एक और एस्पेक्ट जो कि हम लोगों को मिस बेनेट की पोएट्री में मिलेगा, और ये भी एस्पेक्ट जो है ये इन्होंने मेंटो से इंस्पायर होके, यानी कि मेंटो ट्रेडिशन से इंस्पायर होके अपनी पोएट्री में ये इन्होंने शामिल किया, जिसमें ये था कि एबिलिटी टू फाइंड ह्यूमर इन सैड सर्कमस्टेंसेस, यानी कि जितने भी मुश्किल हालात हैं ना, उन सबको भी एक हँसते हुए बयान करना, उन सबको भी एक ऐसे वे में लेके आना कि लोग जो हैं उसको एन्जॉय करें, ठीक? भले ही वो सैड सर्कमस्टेंसेस हैं, लेकिन फिर भी उसको एक ह्यूमरस वे में उसको बयान करना। इनकी कुछ पोएम्स जिनमें कि अर्थक्वेक नाइट, योर नेफ्यू सोए, हार्ड टाइम, इनकी एक बुक है जमैका लैब्रिश, उसमें ये सारी की सारी पोएम्स हैं, और इन्होंने इसमें ये बताया कि किस तरह से बिटर स्वीट ह्यूमर को यूज़ करते हुए इन्होंने सैड सर्कमस्टेंसेस को भी बयान किया। लुइस बेनेट की पोएम्स में हम लोगों को बहुत ज़्यादा डीपली इन्फ्लुएंस मिलेगा मेंटो ट्रेडिशन का, किस तरह से उन्होंने सीरियस सब्जेक्ट्स को भी ह्यूमरस वे में बयान किया है। अब ये जो मेंटो है ये रिप्रेजेंट करता है जमैका फिलॉसफी को, जो कि डिस्क्राइब की गई है मिस बेनेट के एक कैरेक्टर आंट रोची के नाम से, इसमें कि इन्होंने अपने कल्चर, ट्रेडिशन और हेरिटेज पासिंग को किस तरह से जो है वो डाउन होती चली जा रही है थ्रू द जनरेशंस, इसमें इन्होंने इसको बयान किया। लुइस बेनेट जो थी वो चाहती थी कि वो जमैकन्स की लाइफ को बिल्कुल एक्यूरेटली अपने लोकल डायलेक्ट में पोर्ट्रे करें, और इन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया कि अगर मैं अपनी ही लैंग्वेज को, यानी कि जमैकन लैंग्वेज को अगर मैं यूज़ करूँगी तो मैं एम्बैरेस्ड हो जाऊँगी। उन्होंने इस एम्बैरेसमेंट को रिजेक्ट किया और अपने ही डायलेक्ट को यूज़ किया अपनी पोएट्री में। वो अपनी लैंग्वेज को वाइब्रेंट और एक्सपीरियंसिव लैंग्वेज जो थी वो कंसीडर किया करते थे। इन्होंने कॉलोनियलिज्म को भी रिजेक्ट किया। इन 1942 में इन्होंने अपनी फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन को पब्लिश करवाया, डायलेक्ट वर्सेस को। अब हम लोग थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि लुइस बेनेट की पोएट्री में डिस्कस हुए हैं। इनकी पोएट्री में इन्होंने एक्सप्लोर किए हैं इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन द माइंड्स ऑफ जमैकन्स, ठीक है? कि जमैकन्स कॉलोनियलिज्म की वजह से जमैकन्स के जो माइंड पे एक इम्पैक्ट पड़ा है, उसको इन्होंने एक्सप्लोर किया। इन्होंने हाइलाइट किया है उनकी फीलिंग्स को, फीलिंग्स ऑफ एलिनेशन फ्रॉम देयर होमलैंड एंड ईच अदर। ये अपनी पोएट्री के ज़रिए लोगों को, जमैकन्स को एप्रिशिएट करती थी, उनके कल्चर को, उनकी आइडेंटिटी को, और उनको एनकरेज करती थी। इनकी पोएम्स जिनमें कि बैंड्स अकिलन, ड्राई फ्रूट बेवे, नो लिकल ट्वैंग एंड इंडिपेंडेंस, ये ऐसी इनकी पोएम्स थी जो कि रिफ्लेक्ट करती थी डीकोलोनाइजिंग स्पिरिट को। इनकी ये जो पोएम्स थी वो चैलेंज करती थी उन लोगों को जिन्होंने कॉलोनियल एटीट्यूड्स को अडॉप्ट किया हुआ था टुवर्ड्स देयर लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। बेनेट ने अपने जितने भी वर्क्स लिखे वो सारे इन्होंने जमैकन इंग्लिश क्रियोल में लिखे, जो कि इनके काम में एक ऑथेंटिसिटी को पैदा करती हैं। लेकिन साथ ही साथ ये एक चैलेंज भी है नॉन जमैकन्स के लिए, क्योंकि वो उनको नहीं समझ सकते। इनकी पोएट्री ने वेरियस थीम्स को कवर किया है, जिसमें कि पॉलिटिक्स आ जाता है, जमैकन्स की जो एवरीडे का जो उनका बिहेवियर है उसमें वो आ जाता है, उनका रिलीजन आ जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इनका एक बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये अपनी ही ज़ुबान में लिखती थी, अपनी ज़ुबान को ये प्रमोट करती थी, तो इनका बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट था एक हिसाब से जमैकन क्रियोल के लिए। और ये इनका ये एम था कि ये उस आइडिया को, उस सेल्फ डिसरिस्पेक्ट को एलिमिनेट कर दें जो कि कॉलोनियलिज्म की वजह से इनकी हुई। और क्रिटिक्स ने ये भी एक्नॉलेज किया कि इनका एक बहुत बड़ा हाथ है, एक सिग्निफिकेंट रोल है कि वो अपनी नेटिव लैंग्वेज को फोरफ्रंट लेके आई वेस्ट इंडियन कल्चरल लाइफ में। लुइस बेनेट जो है वो उसी टाइम में ग्रो अप हुई जब कॉलोनियल असम्पशंस पे सवाल उठाए जा रहे थे और सेल्फ गवर्नमेंट की आइडिया को इमर्ज किया जा रहा था। वो इस चीज़ से भी अवेयर थी कि किस तरह से ब्लैक पीपल को एक नेगेटिव वे में लिया जाता है, उनके बारे में क्या-क्या बातें की जाती हैं, उनकी नेटिव लैंग्वेज के बारे में कौन-कौन से नेगेटिव परसेप्शंस हैं लोगों के ज़हनों में, वो इनसे भी आगाह थी। इनकी जो पोएट्री है वो कैप्चर करती है स्पॉन्टेनिटी को, ह्यूमर को एंड समटाइम्स शार्प विट ऑफ द जमैकन्स लाइफ। यानी कि जमे अब इन्होंने जितनी भी पोएट्री लिखी है वो सारी की सारी जमैकन लाइफ पे ही लिखी है, जमैकन पीपल के लाइफ पे लिखी है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारी, जिसमें कि उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस वगैरह भी आ जाती हैं और डेली एक्सपीरियंसेस भी आ जाती हैं। बेनेट ने जो पोएट्री लिखना स्टार्ट की थी वो 14 की एज में लिखना स्टार्ट की थी, लेकिन ये पब्लिक में कब अपीयर हुई 17 की एज में। और उस टाइम इन्होंने एक पोएम पढ़ी थी जमैकन स्लैंग में क्रिसमस कॉन्सर्ट पे। एरिक कवरले जो कि एक जमैकियन एंटरटेनर थे और एक प्रोड्यूसर भी थे, उन्होंने इनके टैलेंट को नोटिस किया और इनको इस पोएम पे अवार्ड भी दिया। और इसी तरह इनके पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप हुए, और उसके बाद इन्होंने 1954 में इन्होंने शादी भी की। अब इनके मेजर वर्क्स की बात कर लेते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में कि कार्बियन की जो लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज वो कौन सी होनी चाहिए, ये अभी तक जो डिबेट है ये ऑन गोइंग है। इसमें भी दो ग्रुप्स हैं, दो मेन ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है वो चाहता है कि वो क्रियोल को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज प्रमोट करे, दूसरा ग्रुप चाहता है कि वो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश को प्रमोट करे। लेकिन क्रियोल ने किस तरह से सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है लिटरेचर में, स्पेशली फिक्शन, थिएटर और पोइट्री में, तो इस तरह से जो क्रियोल है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और लुइस बेनेट का एक बहुत बड़ा रोल है इस प्रोग्रेस में, अपनी राइटिंग्स के थ्रू, अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू, जो कि इन्होंने अपनी पोएम्स पे दी थी जमैकन में, जमैकन लैंग्वेज में या क्रियोल में। इनका एम यही था कि वो अपनी पोइट्री की परफॉर्मेंस के थ्रू अपनी जो ट्रेडिशन है उसको प्रिजर्व कर सकें, और अपनी राइटिंग के थ्रू वो ये भी बताना चाहती थी कि अपनी लैंग्वेज की क्या अहमियत होती है, यानी कि जमैकन लैंग्वेज की उनकी ज़िंदगियों में क्या अहमियत है। एजुकेटेड पीपल को वो उसकी वैल्यूज़ के बारे में बताती थी और साथ ही साथ उनको एंटरटेन भी करती थी।
कॉलोनाइज़ेशन के दौरान पूरी दुनिया से लोगों को कार्बियन में ले लाया गया, जिसमें के कुछ अफ्रीका के कुछ गुलाम भी शामिल थे, इंडिया के कुछ लोग शामिल थे और वेरियस यूरोपियंस और अमेरिकन्स भी इसमें शामिल थे। जिसकी वजह से लेट 18th सेंचुरी में कार्बियन जो था वो बहुत ऐसे लोगों का घर बन गया, एक एथनिक ग्रुप्स का घर बन गया जिनकी कि मुख्तलिफ ज़ुबानें थी, मुख्तलिफ कल्चर से लोगों का ताल्लुक था, तो वो उनका घर बन गया। जमैका में अब क्या था कि ये जो इंटरैक्शन था इन लोगों के दरमियान, उनकी वजह से एक क्रिएशन हुई, किसकी? एक रीजनल डायलेक्ट की, जिसको कि पिजन का नाम दिया गया या फिर क्रियोल का नाम दिया गया, जिसको कि जमैकन लैंग्वेज जो है वो माना जाता है, जिसको कि जमैकन लैंग्वेज का नाम दिया गया। एक टाइप की एक क्रियोल है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेज़ से ब्लेंड होके इमर्ज हुई, ठीक है? जैसे कि ऊपर भी इन्होंने बताया कि किसी का ताल्लुक अफ्रीका से था, किसी का इंडिया से था, किसी का यूरोपियन कंट्री से था, अमेरिका से था। तो उन सब की जो लैंग्वेजेज़ थी ना, उन वो जब ब्लेंड हुई तो एक न्यू लैंग्वेज जो थी वो इमर्ज हुई, जिसको कि जमैका का नाम दिया गया। क्योंकि वो जगह जो थी वो भी तो जमैका ही थी ना, तो जमैकन लैंग्वेज जो था उसको बोला गया। उसके बाद अर्ली 1960s में जमैका ने इंडिपेंडेंस हासिल की और ये एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है? ये एक आइलैंड कंट्री है और उस वक़्त इनको अपनी आइडेंटिटी मिली, अपनी एक लैंग्वेज मिली और इनमें जो ज़्यादातर लोग हैं वो जमैका ही बोलते हैं। लेकिन कुछ वेस्टर्न एजुकेटेड एलीट क्लास के जो लोग हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश ही बोलते हैं और वो क्रियोल को यानी कि जमैका की जो लैंग्वेज है उसको एक एज़ जो है वो लेते हैं कि ये एक निचले दर्जे की लैंग्वेज है। लुइस बेनेट जो थी वो इस कल्चरल इंपीरियलिज़्म के खिलाफ खड़ी हुईं। इनकी कुछ मेजर पोएम्स हैं, कुछ फेमस पोएम्स हैं, उनको हम देख लेते हैं जिसमें कि है अमेरिका, कॉलोनाइज़ेशन इन रिवर्स, ड्यूटी थॉ, लव लेटर, नो लिकल ट्वैंग, बैंग्स अकिलन, ये इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं। तो ये था आज का लेक्चर, होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। इन स्लाइड्स का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और अगर फिर भी आपको कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे राब्ता कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।